हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बेटा, आपको पता है हम देख चुके थे किस प्रकार से एम्प्लॉयर्स हैं, उनको काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे। तो किस प्रकार से एजेंट है वो कमीशन के चक्कर में क्या करते थे, गांव के लोग हैं उनको काम क्या करवाना है, कहाँ लेकर जाना है, वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन कैसी होगी, मतलब इस बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देते थे। और फिर 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता था इंडेंचर्ड लेबर से। तो कहीं इंडेंचर्ड लेबर हैं वो उसी कंट्री में जाकर बस गए जहाँ पर वो काम करने गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, ग्रोविंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड, मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। कहता है कि देखिए, फूड्स को ग्रो करने के लिए, अदर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वर्ल्ड मार्केट में क्या चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी। और लार्ज कैपिटल है, कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स और मार्केट। बहुत सारे पैसे हैं, प्लांटेशन ओनर्स हैं, वो बैंक से, मार्केट से उठा लेते थे। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट, पर ये जो छोटे किसान हैं इनका क्या होगा भाई, इनको तो बैंक से पैसा नहीं मिलेगा ना। आपको मैंने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ाया था कि बैंक से जो पैसा होता है वो कैसे मिलता है। वो पैसा मिलता है जब हम सिक्योरिटी जमा कराते हैं। तो छोटे जो किसान हैं उनके पास कहाँ से सिक्योरिटी आएगी। एंटर द इंडियन बैंकर, डू यू नो ऑफ द, बेटा कुछ नाम बताए हैं इंडियन बैंकर्स की। कह रहे हैं दे वर अमंगस्ट द मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर, काफ़ी ग्रुप से बैंकर के, ट्रेडर के, जो क्या करते थे, फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को, यूजिंग आइदर दियर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। तो लोग हैं या तो अपने फंड का, भाई ये बैंकर भी अपने फंड का प्रयोग करते थे या यूरोपियन बैंक से बोरो करते थे, उधार लेते थे। दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस एंड इवन डेवलप इंडेगनस फॉर्म ऑफ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा था, व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग किया जाता था पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आल्सो फॉलो यूरोपियन कॉलोनाइजर इनटू अफ्रीका। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर वेंचर्ड बायहोंड यूरोपियन कॉलोनीज। और आप देख रहे हैं 1860 में काफ़ी बिजी पोर्ट्स हैं वो बन गए जहाँ से व्यापार है वो होता था, और लोकल चीज़ें भी बेची जाती थी, और इम्पोर्टेड क्यूरियस मतलब विदेशी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नंबर में इधर से उधर टूरिस्ट को बेची जाने लगी। तो थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ़ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। जी बिल्कुल, हमने बात की थी टेक्नोलॉजी के रोल की, तो हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से रेफ्रिजरेटेड शिप्स हैं बन गए, फिर धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और वेसल्स बन गए जिससे कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही तरीके से पैक करके हम पहुंचा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इनको पैसा चाहिए था और पैसा है बैंकर ने दिया, और किस प्रकार से नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो बढ़ गए। इंडियन ट्रेड कॉलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे कि इंडिया को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी, ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना लिया, तो कैसा इम्पैक्ट इसका पड़ा था ग्लोबल सिस्टम पे। हिस्टोरिकली देखें तो फाइन कॉटन है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर है उन्होंने अपने व्यापार को एक्सपेंड किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया था कि वो कॉटन का इंपोर्ट है वो बंद कर दें बाहर भेजना, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेटा, जब भी हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, बाहर से इंपोर्ट है उसको रोकना होता है, तो हमारे देश की गवर्नमेंट भी टैरिफ्स लगाती है। टैरिफ का मतलब बैरियर लगाती है, टैक्स बढ़ा देती है, जिससे बाहर से आने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगिन टू डिक्लाइन। मतलब अब इंपोर्ट है उस पर क्या सरकार ने लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो बाहर अब इंडियन कॉटन है वो कम जाने लगी। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर देयर क्लॉथ। और 19th सेंचुरी में देख रहे हो आप, अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है उन्होंने ओवरसीज मार्केट की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय
tariff barrier, Indian textile now face stiff competition in other international market. दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल के सामने बहुत स्टिफ कंपटीशन था। इफ़ वी लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यदि हम एक्सपोर्ट का फिगर देखें तो कॉटन टेक्सटाइल का शेयर है एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो गया, 30% से सिर्फ 15% रह गया 1815 में, और 1870 में ये रहकर 3% हो गया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक्सपोर्ट पर फ़र्क पड़ा। वट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट? द फिगर अगेन टेल ए ड्रामेटिक स्टोरी। While export of manufacturer declined rapidly, or export of raw material increased equally fast। मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल है ब्रिटिशर्स हैं वो अपने देश में ले जाते थे। 1812 से 1871 के बीच में रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट है वो 5% से 35% बढ़ गया, और इंडिको यानी कि नील जो होती थी यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ, जो कि हम कपड़ों को डाई करने के लिए प्रयोग करते हैं, वर अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। आपको पता है ना, पहले लोगों से नील की खेती करवाई जाती थी और फोर्सिबली उनसे काम करवाया जाता था। एज यू हैव रीड लास्ट ईयर, आपने पढ़ा है कि ओपियम शिपमेंट टू चाइना ग्रो रैपिडली। चाइना के अंदर नील की अफीम की खेती की जाती थी। टू बिकम फॉर ए वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, और इंडिया है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था इसका। ब्रिटेन ग्रो ओपियम इन इंडिया, इंडिया में ओपियम उगाता था और उसको चाइना में एक्सपोर्ट करता था। विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल, और उसको बेचकर पैसे कमाता था, और उस पैसे को कहाँ लगाता था? टी में और अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। इतनी बात समझ आ गई। ओवर द 19th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने इंडियन मार्केट में अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया। फूड ग्रेन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन क्या करता था? ब्रिटिशर है वो बनी हुई चीज़ें हैं वो इंडिया में बेचते थे और हायर वैल्यू पर, जिसकी वजह से ब्रिटेन के पास क्या हो गया? ट्रेड सरप्लस, उसको फ़ायदा हो गया। मतलब 100 रुपये इंडिया से जाते थे तो 150 रुपये ब्रिटेन वाले कमाते थे। ब्रिटेन ने इस सरप्लस का प्रयोग अपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने में किया, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करता था उसको बैलेंस करने में। मल्टीलेटरल सेटलमेंट्स सिस्टम वर्क किया। इसका मतलब है कि एक कंट्री है उससे तो वो भाई फ़ायदे में रह गया, और फिर उसने अपना जो डेफिसिट है, जैसे सरप्लस जो ट्रेड सरप्लस हुआ है, तो तीसरे कंट्री से जो उसका डेफिसिट है उसको उसने उससे पूरा कर लिया। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट, ब्रिटेन को अपने डेफिसिट को बैलेंस करने में इंडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। इवन इंडिया का रोल वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस का प्रयोग किस लिए करता था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ट्रेडर है ना, उनको पेंशन्स देने में करता था, या इंटरेस्ट पेमेंट कोई करनी होती थी उसमें वो प्रयोग करता था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनीज़ बनाया, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था अपने देश में और बने सामान को ज़्यादा पैसों में बेचता था। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंटर वार इकोनॉमी। सबको पता है भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था और ख़त्म हुआ था 1918 में। तो हम पढ़ेंगे कि वार टाइम पे क्या हुआ था, किस तरह से दो विश्व के कंट्रीज़ हैं वो दो भागों में बट गए थे, और किस प्रकार से उनमें युद्ध हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, और किस प्रकार से पोस्ट वार रिकवरी हुई, यानी कि युद्ध के बाद है वो रिकवरी की गई। तो बेटा बहुत अच्छे से बहुत कंसंट्रेशन से आपको चैप्टर को देखना है, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। ओके बेटा, थैंक यू।